अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी चल रही है, तो लेसन नंबर 23 आज हम लोगों ने पढ़ना है कल्चर एंड चेंज। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ उसके एस्पेक्ट्स पढ़े थे कि वो कैसे चेंज होते हैं। हम लोगों ने दो पैटर्न्स पढ़े थे कि इन्वेंशन से भी होता है और दूसरा जो है वो डिफ्यूजन से भी होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले फैक्टर्स। अच्छा, जिस तरह से डिफ्यूजन से होता है कल्चर चेंज, इस तरह से एक होता है फिनोमेना एक्कल्चरेशन। ठीक है, एक्कल्चरेशन क्या होता है कि वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ होती है कल्चरल डिफ्यूजन ही है। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी दो सोसाइटीज के कांटेक्ट की वजह से ही कल्चर चेंज होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि एक जो सोसाइटी होती है ना, वो सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू अनदर। हम लोग कह सकते हैं कि जो एक जो साइड होती है ना, एक जो सोसाइटी होती है वो अपना कल्चर इम्पोज करने की कोशिश करती है दूसरे पे, तो वो होता है एक्कल्चरेशन। या कभी इस तरह से भी होता है कि कोई लोअर सोसाइटी है ना, वो किसी दूसरे सोसाइटी से वो खुद ही कल्चर जो है वो सीखना चाह रही है, तो उसको भी हम लोग एक कल्चरेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर सेटल होने के बारे में सोचता है, तो वो वहाँ जाकर वहाँ पे वो लोगों के पैटर्न्स देखेगा। जाहिर सी बात है, उसने वहीं पे रहना है, तो वो वहाँ के लोगों के हिसाब से उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ पैटर्न्स, कुछ बिहेवियर्स वहाँ के वो अपनाएगा। वहाँ की लैंग्वेज जाहिर सी बात है वो अपनाएगा। इस तरह से जो है वो एक कल्चरेशन होता है जब हम लोग किसी दूसरे तरह का कल्चर जो है वो सीखते हैं। यहाँ पे बताया गया है आगे के डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स अ सिंगल और कम्प्लेक्स ऑफ ट्रेड्स, एक्कल्चरेशन इन्वॉल्व्स वाइड सेपरेट कल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हम लोग एक्कल्चरेशन में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कल्चर सीख रहे होते हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग अपने कल्चर को रीऑर्गेनाइज, हमारा जो पुराना कल्चर है हम लोग उसको छोड़ के कोई नया कल्चर जो है वो ले रहे होते हैं किसी भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन जो डिफ्यूजन होती है उसमें ऐसा कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने कल्चर सीखना है। अगर एक कल्चरेशन अगर आप लोगों ने करनी है, कल्चर सीखना है, तो आपकी कोशिश होगी हम लोग जल्दी जल्दी उस कल्चर को सीखें। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन क्योंकि देखिए, आप लोगों को कोई पता नहीं कि हम कितने ज्यादा हम लोग आगे कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं या हम लोग करेंगे। एक कल्चरेशन में आपके पास एक गोल होता है कि मैंने दूसरी सोसाइटी में मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे सेट होना है, मैंने वहाँ पे सेटल होना है, तो मुझे ये चीज़ें वहाँ की सोसाइटी की सीखनी है। लेकिन जो डिफ्यूजन है वहाँ पे ऐसा कोई तसव्वुर नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं होता कब आप लोगों को वहाँ के दूसरे कल्चर की कोई चीज़ पसंद आ जाए, आप लोग उसको अडॉप्ट कर लें। ठीक है, आगे वो बताया जा रहा है कि हमारी हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कॉलोनाइजेशन थी। ठीक है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब वहाँ पे ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश ने वहाँ पे अपना कल्चर इम्पोज करने की जो है वो कोशिश की थी। अब वहाँ पे कुछ तो उन्होंने अपना जो है वो कल्चर इम्पोज करने की भी कोशिश की थी, और कुछ जो थे कुछ ऐसे भी हिस्ट्री में हम लोग इवेंट्स हैं जहाँ पे लोगों ने खुद अपनी मर्जी से जो है ना कॉलोनाइजेशन की वजह से जो है वो कल्चर सीखा भी था। ठीक है, तो कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं, some anthropologists have described situations of acculturation in which non-dominant culture has voluntarily chosen the changes। ठीक है, कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो एक्कल्चरेशन है वो इम्पोज करने की वजह से होती है। लेकिन कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कल्चर कोई डोमिनेट, एक कल्चर दूसरे पे डोमिनेट नहीं होता, बल्कि कोई भी शख्स है वो उसको वॉलंटरली जो है वो दूसरे के कल्चरल पैटर्न्स को जो है वो चूज कर लेता है। कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक कल्चरेशन हमेशा वहीं होती है जहाँ पर हम लोग फोर्सिबली किसी दूसरे को अपना कल्चर अडॉप्ट करने का कहते हैं। तो ये कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। देन कल्चरल इंटर रिलेशंस, कोई भी कल्चर होता है ना, उसके पार्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आप लोग अगर कल्चर का एक पार्ट चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है उस एक चेंज की वजह से कल्चर के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी चेंजेस आना जो है वो शुरू हो जाएं। ठीक है, उसके बाद यही रीज़न होता है कि पीपल जो होते हैं ना, वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैंने ये फलां चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो ये ना होना कि दूसरी चीज़ें जो हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इस कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरी बात ये है कि कल्चरल इंटर रिलेशंस को ये भी होता है कि हम लोग कोई एक चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें अपने दूसरी चीज़ें खुद ब खुद चेंज करनी पड़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि हमारा एक कल्चर बन बन गया है बहुत ज़्यादा, जो है ना, हर किसी के पास अब गाड़ी होनी चाहिए, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, अब जैसे-जैसे अब गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, तो अब उसका क्या है, हमें ज़ाहिर-सी बात है रोड्स को भी तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए ना। गाड़ियाँ वहाँ से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रोड्स जो हैं वो हमारे ठीक नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रैफिक जैम्स होंगी, ये सारे जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजी जो होते हैं, जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो खुद किसी भी कल्चर को चेंज करने के प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं, उनको ये चीज़ अपने माइंड में जो है वो रखनी चाहिए
कि कल्चरल के इंटर रिलेशंस होते हैं। एक एस्पेक्ट हम लोग, एक पार्ट अगर हम लोग चेंज करेंगे तो दूसरा कैसे चेंज होगा, दूसरे पे कैसे अफेक्ट होगा, ये सब देखना चाहिए। अच्छा, रिएक्शन टू चेंज। कुछ लोग होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो उसको, उसके खिलाफ जो है वो रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो चेंज को एक्सेप्ट करना चाह रहे होते हैं ना, वो कौन लोग होते हैं, और जो रेसिस्ट करते हैं वो कौन लोग होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग द स्टेटस क्वो एंड अदर्स डिजायरिंग चेंज। कुछ लोग ये होते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी जो हमारा स्टेटस है, हमारा हाई स्टेटस है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम लोग इस चेंज को अडॉप्ट करते हैं तो ये ना होना कि हमारा स्टेटस डाउन हो जाए, या दूसरे लोगों का भी जो है वो स्टेटस हाई होकर हमारे बराबर आ जाए। वो तो फिर इक्वल हो जाएंगे ना, उनका स्टेटस हाई तो नहीं रहेगा। वो क्या करते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं कि ये चेंज जो है हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, जिनको प्रेस्टीज की ख्वाहिश होती है, जिनको इकोनॉमिक गेन करना होता है, जिनको पावर की ख्वाहिश होती है, वो ये देखते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो चेंजेस को ज़्यादा इम्ब्रेस करते हैं। वो ये कहते हैं कि इन चेंजेस की वजह से हो सकता है कि हमें प्रेस्टीज मिल जाए, हो सकता है कि हमें पावर मिल जाए, हो सकता है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए हमारे पास एफिशिएंट वेज आ सकें, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो इम्ब्रेस करते हैं चेंज को। तो इस तरह से जो चेंज होता है उसके रिएक्शन हमेशा सब लोगों का एक जैसा नहीं होता। कुछ जो होता है वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ जो है वो रेसिस्ट करते हैं। अच्छा, कल्चरल को चेंज करने के लिए बैरियर्स कौन-कौन से होते हैं? ये जो बैरियर्स होते हैं ये असल में सोसाइटी ने खुद बनाए होते हैं, ताकि हमारा कल्चर चेंज ना कर सके। कैसे? हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स बता दी जाती हैं कि आप लोगों ने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ये गुड है, ये बैड है, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारा फूड है, ये हमारी क्लॉथिंग है। दूसरे मुल्कों की जो क्लॉथिंग है वो हमने अडॉप्ट नहीं करनी। इंडिया में साड़ियाँ पहनी जाती हैं, हम लोगों ने सलवार कमीज पहनी है। इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हम लोगों ने उर्दू बोलनी है। तो ये जो बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, इसकी वजह से जो है वो लोग अपने कल्चर को चेंज नहीं करते। कुछ जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो असल में इस बैरियर को क्यों लगाती हैं? क्योंकि वो ये देखती हैं कि जो कल्चर लोग चेंज करना चाह रहे हैं दूसरी सोसाइटी से, वो हमारी अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इसकी वजह से वो अपने कल्चर में जो है वो कुछ बाउंड्रीज़ बना लेते हैं। सोसाइटीज़। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वो रेसिस्ट करने का, वो क्या है? रेसिस्ट इस वजह से भी करती हैं कि जो ये चेंज है एक्सेप्ट करने से हमारे सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें बिगाड़ आ सकती है, ठीक है। फंक्शनल इंटर रिलेटेडनेस ऑफ द कल्चर सर्व्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन डिस्करेजिंग चेंज। यानी कि हमारे जो कल्चर्स होते हैं उनमें इंटर रिलेटेडनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग एक पार्ट चेंज कर देंगे तो हमारा दूसरा भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो एक फंक्शनल फोर्स है ना इंटर रिलेटेडनेस की, ये डिस्करेज कर देती है चेंज को। ये इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से हम लोग चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब कल्चरल बाउंड्रीज यहाँ पे बता दी गई हैं कि हमारी कल्चरल बाउंड्रीज इंक्लूड्स रिलेटिव वैल्यूज, कस्टम्स, लैंग्वेज एंड ईटिंग टेस्ट। चेंज एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, आगे ये बताया गया है। चेंज एजेंट्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट वर्कर्स फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटेट चेंज इन मॉडर्न टाइम्स। चेंज एजेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि जैसे अब यहाँ पे आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। देखिए, डिफ्यूजन के जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे आप लोग ये मिसाल दे सकते हैं कि चेंज एजेंट पूरी की पूरी कोई सोसाइटी हो सकती है। इन्वेंशन का आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे ये बता सकते हैं कि चेंज एजेंट कोई एक बंदा, कोई एक इन्वेंटर हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो चेंज एजेंट हमारे अपने जो डेवलपमेंट वर्कर्स है वो हो सकते हैं, यानी कि वो कोई काम है उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कोई मॉडर्न टाइम्स में कोई नई चीज़ लेके आएंगे, फैसिलिटेट करेंगे चेंज को, ये भी आप लोग बता सकते हैं। Change agents sometimes fail to understand why some people are resistant to change and should realize cultural relativity and barriers to change. कोई भी चेंज एजेंट है जो चेंज लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, उनको कभी कभार ये होता है कि पीपल आगे से रिसर्च कर रहे होते हैं, लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उन चेंज एजेंट्स को या चेंज लाने वालों को ये पता ही नहीं चल पाता कि पीपल क्यों रिसिस्ट कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को जो है हर कल्चर के बैरियर्स को, उनके रिलेटिविटी को हमेशा जो है वो रियलाइज़ करना चाहिए, तब उन पे जो है वो चेंजेस इम्पोज करनी चाहिए। तो ये हमारा आज का लेसन था। अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ये काइंडली एक हमरा से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, व्यू ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।